हम्म। ठीक है, बता। एक जोड़ने दीजिए। आइए रूल 30 को पढ़ते हैं। रूल 30 कहता है वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज नॉट डिटर्मिनेबल बाय एनी ऑफ द प्रीसीडिंग रूल, है ना। तो अगर रूल कहाँ से शुरू हो रहा है, वैल्यूशन से। 27 से 28, 29, 30, 29, ठीक है ना। ये रूल जो है वैल्यूशन से रिलेटेड है। तो कहा कि इसके पहले वाले रूल में अगर आप पता नहीं कर सकते तो उसका वैल्यू जो होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% का, ठीक ना। तो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। जितना भी अंडरलाइन करें ना वो नोट्स का हिस्सा होगा आपका, आप इसको बुक में अंडरलाइन करेंगे या कॉपी में अंडरलाइन। कहता है 110%। अब मान लो इसके पहले जितने भी रूल 27 से शुरू है वैल्यूशन से रिलेटेड रूल, 27, 28, 29, अगर वहां वैल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो कहता है जो भी कॉस्ट है उसका 110% वैल्यू होगा। 100% क्यों नहीं, ये बताओ। 100% क्यों नहीं, 110 ही क्यों, बताएंगे क्या। क्या इसका लॉजिक तो कुछ होगा ना, कुछ बोलो भाई, तो जो बोलिए। कॉस्ट को ऐड कर दी। हम्म। 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 बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। 110% क्यों, 100% क्यों, हमारा क्वेश्चन है। अरे बोलो भाई, आई वांट यू शुड स्पीक समथिंग। सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। सर मैं कहती 100% इसलिए कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट बनाते हैं, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया हाँ, तो मैं हाँ, मान लेती हूँ 50 रुपए का मैंने प्रोडक्ट बनाया, बट हम्म। उसमें मैं प्रॉफिट भी तो ऐड करके सेल हाँ, करूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैंने। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। अब देखिए 110 के पीछे, कशिश आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू लिसनिंग। यस सर। हाँ। देखिए इसका मतलब ये है कि ये तो लास्ट ऑप्शन है, जबकि नहीं निकल पाया वैल्यू। तो 110% रखने का पीछे मतलब ये है कि भाई जिसने बनाया उसको अपना प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। उसको क्या 100 का 100% में ही बेच देगा तो प्रॉफिट क्या होगा, आप समझ रहे ना। 100 में बनाया और 100 में ही बेच देगा तो प्रॉफिट क्या होगा। तो उस सिचुएशन में कहा भाई 10 रुपया उसको प्रॉफिट को कमाने दो। तो उस पर जो है वैल्यू, वो सप्लाई और वैल्यू वो होगा। समझ में आया क्या, 30 तो बहुत आसान है। ठीक है ना, आगे बढ़े। यस सर। रेसिडुअल वैल्यू में कह रहा है कि where the value of supply of goods or services or both cannot be determined under rule इतना, the same shall be determined using reasonable means consistent with the principles and general provision of the section 15 and the provision of this chapter। तथा फिर वो कोई भी दूसरे जो होना चाहिए उचित में वो जो है होगा। अब सेक्शन जो है 15 को समझना जरूरी है कि सेक्शन 15 क्या है ना, तभी ये बात बनेगी। तो देखिए सेक्शन 15 को समझते हैं, क्योंकि उसके पहले भी सेक्शन आया था। एक फाइंड का ऑल्ट एफ होता है ना जी, हाँ आ गया। मिलेगा भी तभी तो।
ऐसे मिलता नहीं है इसमें, है ना। चलिए देखते हैं। तो कोई भी दूसरे मेथड से जो रीजनेबल मीन्स हो, रीजनेबल यानी कोई भी जो बेस्ट बेस्ट मेथड होना चाहिए वो हो, और कंसिस्टेंट विथ प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि लगातार आप उसी मेथड से निकालते रहे। ये नहीं कि पहले महीने में अलग मेथड से निकाला, दूसरे महीने में अलग मेथड से, फिर तीसरे महीने में अलग मेथड। तो रूल 31 ये कहता है कि रूल 27 से लेकर के 30 तक यदि गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू निकल नहीं पाया तो कोई दूसरे रीजनेबल मीन्स हो सकते हैं, लेकिन दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट फॉलो, कंसिस्टेंटली फॉलो, उसको जो है लगातार उसका फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना जी। तो इसकी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब एक सवाल लेते हैं। सवाल है आपका। एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पे, ये एग्जाम क्या है बताइए, पढ़िए इसको। सर लॉटरी वाला केस है ये तो। हम्म, ठीक है। तो लॉटरी वाला केस कैसे निकलता है बताओ। जी कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ कैसे करेंगे। सर फेस वैल्यू यूनिट में 100 डिवाइडेड बाई 140। हाँ और ये जो क्या कहते हैं, हाँ नोटिफाई वैल्यू हाँ 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई हाँ। तो 140, इससे विच एवर रिलेटेड, इज हाँ, इससे ग्रेटर रिलेटेड देन ऊपर में रूल 10 दिया है, डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉट, है ना। डीम का मतलब क्या होता है? डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा। मान लिया जाए, सही बात। तो लॉटरी में जो है कहता है दोनों में से जो ज्यादा होगा वह वैल्यू मान। जैसे पहले ऊपर को देखेंगे तभी बात होगी, अंडरलाइन। डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द लॉटरी शैल बी हायर ऑफ द फॉलो। पहले ये वैल्यू निकालेंगे फिर ये वैल्यू निकालेंगे, दोनों में जो ज्यादा होगा वह सप्लाई माना जाएगा लॉटरी का। पहला तो आसान है, दूसरा में कह रहा है कि ऑफिशियल गजट के द्वारा जो नोटिफाई होगा, दोनों में जो अधिक होगा वह वैल्यू माना जाएगा। ठीक है ना जी। अब इस सवाल को देखिए। फेस वैल्यू 1000 है और नोटिफाई है 600, तो दोनों का वैल्यू निकालेंगे। 100 बटे 1000 बटे 140, नहीं, 100, 1000 गुना 100 बटे 140 निकालिए तो क्या आता है, निकालिए इसको, है ना। 1000 एक मिनट में, साल में। हाँ आया क्या? 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 140 कितना होता है देखो तो। 714 होता है, रुपया 28। और अगर 600 इंटू 100 बटे 140 तो निश्चित रूप से ये कम आएगा, ये 428 रुपया। तो कौन सा मानेंगे, कौन सा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा? हाँ, ये दो फिगर आया, दोनों में से कौन वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा भाई, बोलो जल्दी से। 714 सर। 714 है। तो 600 रुपया वाला तो करने की भी जरूरत नहीं, है ना, जी क्योंकि वो तो कम है तो कम जी। ही आएगा। फार्मूला दोनों में 100 जी बटे 140। तो ठीक है जी आंसर। ठीक है। अब वो कह रहा है ये बताओ, जब नोटिफाइड 1050 कर देगा 600 की जगह, अगर प्राइस नोटिफाई 1050 कर देगा तो क्या होगा बताओ। सर कॉमन सी बात है, नोटिफाई वैल्यू की जो होगी ज्यादा वैल्यू होगा, ज्यादा आएगी ज्यादा है, तो। सही बात है।
हाँ तो वो तो उसका ले लेंगे। उसको इंटू 100 डिवाइड बाय 140 करेंगे तो ये 750 आ, जी 750 आएगा। तो लॉटरी वाला तो आसान है, तो मुश्किल नहीं है ना। तब है कि जी अगर याद ही नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं बनेगा, घर में तो बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना इसको। ठीक। तो ये वाला देखिए, हॉर्स वाला विनिंग वाले से क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। जो अंडरलाइन कर रहे हैं ना आप, किताब है सामने में आप लोग का, आप लोग भी यस सर। अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने का मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें ध्यान रखना है। अभी अंडरलाइन करें पेंसिल से। तो यदि एक्शनेबल क्लेम समझते हैं ना आप, जो रुपया एक्शनेबल क्लेम का मतलब, यस सर, तो हम एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है वो क्लेम जिस हम क्लेम करने के बाद जो हमारा डेब्ट है वो हमें वापस से रिकवर हो जाएगा। हाँ, जिस पर हम क्लेम कर सकते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ विनिंग ऑफ बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग, इसमें जो वैल्यू मिलता है वह उसका 100% फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड इनटू द टोटल, क्या है, टोटली सेटल। तो उसमें जो क्या लिखा है, 100% ऑफ फेस वैल्यू और अमाउंट पेड इनटू द, तो और लिखा है, यानी 100% फेस वैल्यू मानेंगे जो भी पैसा उसको मिलता है, ऐसा समझ। जो भी इनाम की राशि मिलेगी या जो भी उसका मिलेगा पैसा, वो 100% सप्लाई में। लाइन इधर है। सब पढ़िए, इसमें कैसीनो वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कैसीनो वाला इंपॉर्टेंट नहीं, लॉटरी वाला इंपॉर्टेंट। आइए अब एक और पॉइंट आते हैं यहाँ पे। वैल्यू ऑफ नोटिफाइड सप्लाई, है ना। नोटिफाइड सप्लाई मतलब जिसको अलग से नोटिफाई किया गया। और हम लोग इसमें पढ़ते हैं पहले, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंगे। ठीक है जी। तो फॉरेन करेंसी का यदि सप्लाई हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, तो वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो उसमें दो ऑप्शन है जी। पहला ऑप्शन देखिए, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट और सेलिंग रेट इनटू यूनिट ऑफ करेंसी। हमने मान लो कोई करेंसी 90 रुपया में बेचा है, और आरबीआई का रेफरेंस जो है 80 है, और कितने करेंसी बेचा है, कितने यूनिट ऑफ करेंसी, मान लो 100 बेचा है, तो 1000 रुपया जो है उसकी वैल्यू। आप समझे नहीं इसको, नहीं। मान लेते हैं कि हम करेंसी में डील करते हैं, करेंसी ही खरीदते हैं, करेंसी ही बेचते हैं। मान लेते हैं हमने बेचा 90 रुपया, आरबीआई का रेट 80, तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया, 10 रुपया कम। एक करेंसी पे या $1, अगर हमने $100 बेचा तो उसकी वैल्यू 1000। समझ में आया क्या। यस सर। मैं दोबारा बता दूं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई जब करेंसी एक्सचेंज इन INR, जब करेंसी का एक्सचेंज INR का मतलब ये होगा कि हम डॉलर खरीद रहे हैं या डॉलर बेच रहे हैं, बदले में रुपया ले रहे हैं या रुपया दे रहे हैं। यानी एक फॉरेन करेंसी है, एक इंडियन करेंसी, और उसके बीच में सेल परचेज हो रहा। मान लेते हैं कोई अमेरिका का इंडिया आया, तो आने के साथ ही एयरपोर्ट पे उसको कौन सी करेंसी चाहिए,
इंडिया की सर। इंडिया की चाहिए। उसके पास कौन सी करेंसी है? अदर कंट्री की सर। अरे तो अमेरिका का है, अमेरिका में कौन सा करेंसी चलता है? डॉलर चलता है। अमेरिका में डॉलर। डॉलर। डॉलर चलता है, तो वो डॉलर लाया। तो उसने उसने मान लो हमको $100 दिया, और हमने उसको 90 रुपया दिया, 90 रुपया उससे लिया, और नोटिफाई है, आरबीआई का रेट है 80 रुपया। तो 80 रुपया में मान लो आरबीआई का रेट है, हम 90 में बेच रहे हैं, तो $1 पे 10 रुपया कमा रहे। $100 दिया तो हम 1000 रुपया कमाए। ये 1000 रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जबकि एक्सचेंज करेंसी का आईएनआर में हो। समझ में आया आपको क्या? यस सर। यानी सेल वैल्यू और आरबीआई का नोटिफाइड रेट को माइनस कर देंगे, इनटू जितना करेंसी, $100 मान लीजिए, $100 है, $100 हमने खरीदा, तो इस तरह से हमको 1000 रुपये का फायदा हुआ। इस पे जो भी रेट जीएसटी का होगा, 18-12, वो बात की चीज है, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि वैल्यू कैसे निकालें। समझ में आ गया होगा आपको। आप एक एग्जाम्पल के आपकी किताब में दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल जरा इसको देखिए, समझिए। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे बात करेंगे आप। बताइए, इसको समझिए। एग्जाम्पल दिया है ना ये वाला, $100 100 आर सोल्ड बाय कस्टमर। कस्टमर ने 78 रुपये में बेचा $100, और आरबीआई का रेट है 77। तो $1 $1 पे फायदा हुआ। यस सर, 100 रुपए का $100 फायदा। पे $100 का फायदा। $100 उसकी क्या हो गई? टैक्सेबल वैल्यू। समझ में आया क्या? समझ में यस आया? सर, आ गया। देखो मैं दोबारा बता दूं क्या? सर आ गया, आ गया। आ गया, चलो। दूसरा है, 90,000 रुपया विद्या इंटू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, 90,000 इज चेंज इंटू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अच्छा अच्छा, 90,000 रुपया दिया, और बदले में उसको पाउंड दिया। एक्सचेंज रेट 90 रुपया है, गिविंग, हम ये भी समझा देते हैं, आरबीआई का रेट 59। तो उसको भी इसी तरह से निकालेंगे, लेकिन जरा हम इसको निकाल के आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखो जी, देखिए मान लेते हैं कि पाउंड हम बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं 90 रुपये में, लिखा है एक्सचेंज ऑफर इज 90। हम 90 रुपये में बेच, आरबीआई का रेट दिया हुआ है, आरबीआई का रेट क्या दिया? 89 दिया है। तो 89 माइनस कर दो, हम बेच रहे हैं 90 में, आरबीआई का था 89 का रेट है, तो $1 ज्यादा हमने लिया, और हमने 100 पाउंड दिया, 1000 पाउंड दिया, 1000 पाउंड बेचा। इस तरह से 1000 का फायदा रुपया। समझ में आया क्या? यस सर। ये एक एक रुपया करके थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको थोड़ा फिगर जो है ना, 2-3 रुपया करके होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होता। समझ रहे ना? बाकी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो 90 में बेचा जी, 89 आरबीआई का रेट है, इंटू जितना करेंसी बेचा, करेंसी 1000 पाउंड है, ये पाउंड है, सॉरी डॉलर लिख दिया, मुंह से बोला पाउंड, ठीक है ना? तो ऐसे समझिए कि 1 पाउंड बराबर, 1 पाउंड, पाउंड को ऐसे लिखते हैं, 1 पाउंड हमने बेचा 90 रुपया, और 1 पाउंड का आरबीआई का रेट है 18। तो 1 पाउंड पर बेचने से हमको $1 का फायदा है, और हमने 1000 पाउंड बेचा है, तो हमको $1000 का फायदा होगा। और यही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। एग्जाम्पल दूसरा जो है वह यही कहता है। समझ में आया क्या आपको?
यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। सर हाँ हाँ। सर दूसरा वाला तो ये भी तो कह रहा है ना कि अगर आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है तो टैक्सेबल वैल्यू 1% हो जाएगी। हाँ तो वो तो अभी यहाँ पे नहीं है ना पॉइंट, उसके बाद का पॉइंट ना। सर अभी तो उसका एक्सप्लेनेशन ही वही है कि अरे अगर यहाँ पे रेट देखो ना, नहीं है तो हेडिंग वन देखो ना। परसेंट हो अरे जाएगी। यहाँ देखो, वेयर वन ऑफ करेंसी एक्सचेंज इज INR। पहला ऑप्शन ये है ना, अगर INR में एक्सचेंज हो रहा है, एक करेंसी INR है, तब हम ऐसे करें। और जब नहीं है तो ये बस दूसरा सर, पॉइंट है ना, ये इसके बाद है, इसके बाद तो वही पर है ना। सर मैं करेंसी का नहीं ले रही, मैं कह रही रेफरेंस रेट जब अवेलेबल नहीं है आरबीआई का। फिर से बोलिए, समझा नहीं, सुना नहीं। सर मैंने करेंसी एक्सचेंज पे नहीं कहा, मैंने कहा है जब आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। हाँ तो अभी आएंगे ना, उस पे भी आएंगे ना। अरे अभी सर तो है। सेकंड अब पॉइंट में ही लिखा हुआ है। अरे तो सेकंड पॉइंट बताऊंगा तभी ना, अभी बताने का मौका तो दोगे। अब वही तो बता रहे थे। नहीं, अभी कहाँ ये बताया हमने, ये बताया कि RBI का रेट इतना है, RBI के रेट माइनस हो जाएगा, हम जितने भी बेच रहे हैं वो ऊपर में लिखा जाएगा, इनटू जितना करेंसी बेचा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर जो आपने अभी पाउंड वाला पॉइंट बता रहे थे, सेकंड पॉइंट ही तो था। अच्छा ठीक है। हाँ तो उसमें अगर आप ये लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो मैंने वो बात बोली थी अभी। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है लास्ट लाइन। However, if the हाँ ये मैंने पढ़ा है, that is not available then taxable value is। अच्छा अच्छा, अगर कह रहा है रिफरेंस रेट नहीं होगा तो INR का रुपया जो है उसका 1%। हाँ ठीक, ये मैंने पढ़ा है। हमने तो वहीं तक अभी बात बताई थी ना, उसके बाद वाली बात बताई नहीं ना, हमने पढ़ा था उसको। तो वही कह रहा है, आप रिफरेंस रेट नहीं होगा तो जो इंडियन रुपीज में आपको सेल कर रहे हैं ना, जितने में सेल कर रहे हैं, जितने में सेल कर रहे हैं उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ तो ये हमने बताया भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं। अब क्लियर है क्या? अगर RBI के रेट नहीं यस सर। अवेलेबल है तो जो इंडियन रुपीज में अपने सेल कर रहे हो उसका 1% जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई हो। और वैल्यू ऑफ सप्लाई देखो, 90,000 में हम बेच रहे हैं, और 90,000 का 1% 900 हो गया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई 900 हुआ, और अगर इस पर GST 18% है तो GST इसी पे लगेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस यही है कि उसी पे GST लगता है। अगर वो ज्यादा या कम होगा तो GST की वैल्यू जो है वह अफेक्ट हो। समझ में आए? समझ में तो आ गया। यस सर। हाँ ठीक है। यस। अब कहता है कि वेन नन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन INR, मतलब एक्सचेंज हो रहा है इंडिया में, डॉलर दे रहा है बदले में पाउंड दे रहा है, इंडियन करेंसी है ही नहीं उसमें, तब कैसे? तब कैसे? तो वो सब यहाँ पे दिया, रूल दिया हुआ है। when none of the currency exchange is INR, मतलब इंडिया, देखिए इंडिया में हो रहा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड GST टैक्स है। इंडिया में अगर नहीं होगा तो जरूरत ही नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का, क्योंकि इंडिया में नहीं होगा तो GST ही नहीं लगेगा ना। लेकिन ये इंडिया में हो रहा है और एक डॉलर है, डॉलर के बदले में पाउंड चेंज हो रहा है, यानी इंडियन करेंसी नहीं, एक्सचेंज जो हो रहा है दूसरे करेंसी में हो रहा है, इंडियन करेंसी को छोड़ के, और इंडिया में हो रहा है तो GST तो लगेगा ना। तो पता GST लगाने का फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या तरीका है? 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट पर्सन चेंजिंग द मनी would have received by converting into of two currency into Indian rupees on that day at reference time। देखिए अब क्या करा है कि दोनों करेंसी को हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे RBI रेट के द्वारा, और उस दोनों में जो कम होगा उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आया क्या आपको? समझ में आया क्या?
सर एक बार रिपीट कीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देके आपको, ठीक है ना। $1, एक ही डॉलर मान लो, चेंज हुआ 1 पाउंड में इंडिया में। अब इंडिया में हुआ 1 डॉलर एक्सचेंज पाउंड में, इंडियन करेंसी नहीं है वो। डॉलर खरीद, डॉलर बदले में दिया गया, बदले में डॉलर दिया और हम उसको पाउंड दिया, या उसने पाउंड दिया हमने डॉलर दिया। तो कहता है इसका रेट, $1 का उस दिन अगर रेट 90 रुपया है, तो 90 से माइनस इंडियन करेंसी में इसको चेंज करेंगे, रेट लेकर आरबीआई का। और 1 पाउंड का रेट अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया है, तो वो भी निकालें। जो चेंज हुआ है, मतलब जो भी दो करेंसी है या उसको हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे आरबीआई के रेफरेंस रेट से, और उस दोनों में जो कम होगा वैल्यू आईएनआर का, उसका 1% ले लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ इसका 1% ₹9 होगा, यहाँ ₹9 वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। समझ में आया क्या? ठीक है। नहीं समझ में नहीं आया तो दोबारा बोल। मतलब जो डॉलर है और जो पाउंड है जो एक्सचेंज हुआ है, दोनों को आरबीआई के रेट से हम इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, और इंडियन करेंसी में जो कम वैल्यू आएगा जिस करेंसी का, उसका 1% जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई है। समझ में आया क्या? तो सर 90 का 1% निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। हाँ, हम 100 का नहीं निकालेंगे क्योंकि वह कम भी ज्यादा वैल्यू, और मतलब इसके दोनों बाद लिखा। हाँ दोनों करेंसी जो है, जैसे यहाँ तो $1 हमने लिया, जितना एक्चुअल में डॉलर होगा उसको हम करेंगे चेंज। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं कि $500, $500 $500 चेंज हुआ, बदले में 400 पाउंड मिल दिया आपस में। $500 लेके 400 पाउंड दिया, तो हम डॉलर को भी $500 को 90 का रेट अगर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45,000 हो जाए। और इस पाउंड को भी उस समय के रेट से मल्टीप्लाई कर दें, ये 40,000 मान लेते हैं। ये 90 और 100 रेट है आरबीआई का, इसमें जो कम होगा उसका 1% करेगा, और ये ₹400 जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आया क्या? समझ में सर जो आप आया? बता रहे हैं मुझे। हम्म। अरे सर भाई, ये समझ गए कैसे चेंज हुआ। समझ गए आप? बोलो। अरे बोल ही नहीं रहे कोई यार। सर। समझ गए? सर। हाँ सर मैं बोल रही हूँ समझ गए। हाँ ठीक है, कशिश नहीं बोल रही ना। सर चलिए, मैंने नहीं बोला। ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 में क्या है? ऑप्शन 2 है, पहला ऑप्शन तो आपने देख लिया, अगर वो नहीं तो दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि यदि ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी जो चेंज किया, यदि वो 1 लाख रुपए तक का वैल्यू है, तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट और 2500 जो दोनों में अधिक होगा वह ले। अब मान लेते हैं 1 लाख ही है, तो 1 लाख का 1% ₹1,000 है। ठीक है ना? मान लेते हैं 1 लाख ही है, तो 1 लाख का 1% ₹1,000। तो जो दोनों में अधिक, अगर 50,000 है तो 50,000 का 1% ₹500, और 250 रुपया जो दोनों में अधिक है, तो ₹500 यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। जो जबकि हम करेंसी का एक्सचेंज जो किया है वह इंडियन करेंसी में अगर चेंज करेंगे तो वह 1 लाख रुपया तक है। तो समझ में आया क्या?
ये सर अगर हम समझ गए। हाँ, अगर पहला ऑप्शन नहीं फॉलो करते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये यदि 1 लाख से अधिक है और 10 लाख तक है तो 1,000 रुपया प्लस। 1,000 क्यों प्लस हो रहा है पता है आपको? अगर कहता है आपका जो एक्सचेंज किया है, आपका तो 1,000 ऑलरेडी हो गया ना। हाँ, 1 लाख पे तो 1% 1,000 ही होता है ना, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। और मान लेते हैं आपकी 10 लाख की इनकम है, तो 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख हो गया। 9 लाख का 0.5%, 450। 9 लाख का 0.5%, 450। तो अगर 10 लाख है तो 1,000 प्लस, नहीं गलत हो रहा है, शायद 4500 होगा 9 लाख का ना। एक मिनट देखता हूँ कैलकुलेट। 9 लाख का 0.5% जो 4500, 4500। तो अगर टोटल एग्जैक्ट 10 लाख की है तो 1,000 प्लस 4500 रुपया, 5500 रुपया आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर 10 लाख से अधिक है तो 5500 प्लस, जितना ज्यादा होगा, मान लेते हैं 12 लाख है तो 2 लाख का 0.1%। तो 2 लाख का 0.1%, 200 रुपया। तो 5500 प्लस 200, 5700 वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। यदि आपकी टोटल एक्सचेंज जो किया है आपने, उसका वैल्यू 12 लाख। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? यस सर, आ गया। कशिश आपको आया क्या? कशिश? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, रिस्पॉन्ड क्या करो भाई। तो ये आसान है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपको बनाना है, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको आपको बनाना है। जरा बनाइए तो, बनाइए 5 मिनट। सबको बना के देखिए, आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको दे रहा हूँ काम अभी, ठीक है? बनाइए 4 क्वेश्चन। ठीक बनाने है के सर। बाद मुझे ओके बताइए। सर। हाँ बनाइए। कशिश क्वेश्चन शो हो रहा है तुम्हें? हाँ, क्वेश्चन मुझे स्क्रीनशॉट दे देना, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, मुझे भी मतलब नहीं आ रहा। ये एग्जाम्पल्स वाला शो हो रहा है। हाँ वही क्वेश्चन जो भी है, सर ने अभी दिया था ना, शो ही नहीं सर कर रहा। तुम्हें भी नहीं शो कर रहा? मैं मुझे लगा हमें एग्जाम्पल्स ही करने हैं। हाँ मुझे भी यही लगा, मैंने इसे स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अब नजर ही नहीं आ रहा। सर अब तो सर चले गए। कुछ बोल रहे हैं क्या? हो गए। सर ये एग्जाम्पल्स वाला ही तो सॉल्व करना है। क्या? ये एग्जाम्पल्स ही तो सॉल्व करने हैं। हाँ हाँ करो ना, बोल तो रहा हूँ एग्जाम्पल सॉल्व करने। सर वो कंफ्यूजन हो गई थी कि ये करना है कोई और क्वेश्चन करना है। अच्छा, आपको दिक्कत हो रही है कह रहे हैं? नहीं नहीं, यस तो सर। कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन सा क्या सॉल्व करना है, अरे कौन सा पहला क्वेश्चन। दूसरा तीसरा 4 क्वेश्चन है ना जी एग्जाम्पल का। हाँ जी। तो हाँ एक बार जी। दिखाइएगा, स्क्रीन नहीं शो हो रही। अरे क्यों नहीं सो रही है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है सो हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सो हो रहा है भाई। सर मुझे नहीं हो रहा शो। भाई दोबारा शेयर कर, ठीक है ना?
सर हो रही है स्क्रीन, मुझे हाँ वही तो दिख मैं रही भी है। कह रहा हूँ, हो रहा है। बस भेज देना स्क्रीनशॉट यार, नहीं सच में सो हो रही है। भेज भेज दो देती हूँ। भाई स्क्रीन शॉट वो। अरे तुम्हारे पास किताब नहीं है क्या? पेज नंबर सर वन। है बट हमारी बुक, सर क्वेश्चन अलग है हमारी बुक के। आपका फिर पुराना एडिशन होगा। सर 2025 का है। अरे 2025 का है, ये तो 26 का है जी। जो सर नई सर ने हमें पुरानी पुरानी बुकें दी हैं, 2024 फरवरी 2025 26 की का दी है, हैं। रिवाइज एडिशन। ये नई सर किताब ये लो। पुरानी है। हाँ तो पुरानी सर नहीं लो हमें तो भैया, पिछले साल मिली थी ना प्रिंट ले लो, प्रिंट बुक्स। ले लो। बुक ऑनलाइन अवेलेबल भी शायद नहीं है खरीदने के लिए। मैंने भी कोशिश करा था, हमने भी प्रिंट लेना पड़ा मुझे। ये देखो, बुक ही अवेलेबल नहीं है खरीदने को। स्क्रीन शॉट भेज दो भाई, मैं भेज देता हूँ। अगर नहीं सर है भेज दिया मैंने। भेज दिया तो ठीक है, लेकिन जी। शेयर भी हो रहा होगा। ये देखिए, ऑनलाइन बुक्स परचेज जो है वो शायद है ही नहीं है अवेलेबल खरीदने के लिए। अब आ गई है अवेलेबल, बुक हो गई है अवेलेबल, है ना? बुक अवेलेबल हो गई है, अब हो गई है। उस समय नहीं हो रही थी तो हमें भी प्रिंट लेना पड़ा, लेकिन अब अवेलेबल है। तो अब दोबारा क्या खर्चा करेंगे हम? ठीक है, बनाइए इसको।
हो गया सर। हो गए? कशिश, यस सर। कशिश का हुआ क्या? यस सर, हो गया। कशिश का हो गया तो कशिश बोलेगी ना। मैंने तो बोला। कशिश हो गया आपका? हाँ जी सर, अच्छा, हो गया। कोई दिक्कत आई क्या? कोई नो दिक्कत? सर। कोई समझना तो नहीं है उसमें कुछ? नहीं सर। ठीक ठीक, आगे। ये तो बहुत आसान है। टिकट बुकिंग अगर एयर से करते हैं और डोमेस्टिक है तो बेसिक फेयर का 5% वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, और इंटरनेशनल है तो बेसिक किराए का 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। ये सवाल बनाओ, निकालो वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये जो दिया हुआ है सामने में क्वेश्चन एग्जाम्पल, उसका निकालिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, बताइए। बहुत आसान है, बताइए। मेरी तो स्क्रीन ही नहीं शो हो रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करूँ क्या? हाँ हाँ, कर लो कर लो, अच्छा है। अब ठीक है सर, अब करती हूँ। सर हो गया ये तो। सर मेरा भी हो गया। क्या कैसे निकाला? सर जो बेसिक फेयर था उसी का 5% कर दिया हाँ, डोमेस्टिक वाले में, तो और बहुत ही इंटरनेशनल अच्छा है। वाले में कोई 10% मुश्किल कर तो दिया। है ही नहीं ना, मुश्किल काम तो है ही सर नहीं। बट सर अगर मुश्किल नहीं है तो हाँ, एग्जाम में हमें ये कह देता है कि क्या नहीं रीजन था आएगा, आपका नहीं आएगा अदर एग्जाम। चार्जेस। एग्जाम में नहीं आएगा सर ये भले ही तो। ना आए, वो ये पूछ ले हाँ, कि अदर चार्जेस एंड फीस को आपने क्यों नहीं इंक्लूड करा, तब क्या रीजन देंगे? अरे जब रूल में लिख दिया है, जब रूल में लिख दिया है, ये रूल देखो, 32 सब 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 रूल था 3 में लिख दिया ये है। बस बेसिक फेयर। क्यों का क्या जवाब है फिर, जब लिख ही दिया है तो। ठीक जो है सर। रूल के अनुसार 5% होता है तो जवाब तो बोलो ना, जिसने बनाया रूल उससे पूछो। आप समझ रहे हो ना बात को, ये क्यों पूछेगा? टैक्स पे टैक्स समझ नहीं गई। लगता है। टैक्स तो कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आता, यदि यदि वह रिफंडेबल है तो। नहीं रिफंडेबल है तो आता है कस्टम ड्यूटी वगैरह। ये एग्जाम में थोड़ी आएगा, ये बहुत आसान है ना। लाइफ इंश्योरेंस का देख लो, ये रूल दे रखा है। रूल आसान है ना। अगर पॉलिसी जो है फीचर है इन्वेस्टमेंट का, और सच एन अमाउंट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसमें इन्वेस्टमेंट वाला वैल्यू माइनस कर देंगे, उसकी उससे जितना ज्यादा लिया है वह वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट 60,000 है जिसमें 55,000 इन्वेस्ट होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 60,000 माइनस 55,000। जहां पर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है और ऊपर कवर वाला नहीं है, ऊपर वाला यानी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें,
एक ही बार प्रीमियम लेगा तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम जो है और वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। बाकी अदर केसेस में जो है 25% फर्स्ट ईयर में होगा और 12.5% प्रीमियम का उसके बाद वाले साल में। तो ये तो सिर्फ याद रखने वाली बात है, ये समझाने वाली बात तो कुछ है ही नहीं, इसको याद रखिए। और ये सवाल जब पुराना सेकंड हैंड को हम बेचते हैं तो उसका कैसे होता है वो निकालता हूं। आपको बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ओके, सेकेंड हैंड गुड्स यदि खरीदा बेचा जा रहा है तो क्या होगा? When a taxable supply is provided by a person dealing in buying and selling, अगर उसका धंधा ही है बाइंग ए सेलिंग का, पुराना सेकेंड हैंड गुड्स का, तो सेकेंड हैंड गुड्स यूज्ड गुड्स एज सच और आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग व्हिच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द गुड, सेकेंड हैंड जो है वो सेकेंड हैंड ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत मान लो उसने चेंज किया कि वह वर्किंग नहीं था तो वो तो ठीक है। जैसे स्कूटर लिया आपने सेकेंड हैंड, स्कूटर को थोड़ा ठीक ठाक कर दिया आपने, उसकी रिपेयरिंग ठीक से कर दिया जिससे वो चलने लगे, तो वह स्कूटर के फीचर को तो नहीं चेंज किया। एंड वेयर नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन द परचेज ऑप्शन, और इस गुड्स को खरीदते समय यदि इनपुट को अवेल नहीं किया है, इनपुट का बेनिफिट नहीं लिया है, तो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस में जो डिफरेंस है वह वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और यदि लॉस में बेचा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी जीरो हो जाए। ये तो बहुत ही आसान है। अगर कंडीशन ये है कि जो सेलर है, सप्लायर है, वह डीलिंग करता है यानी बिजनेस ही है उसका सेकेंड हैंड गुड्स खरीदने और बेचने का, और उसने सेकेंड हैंड गुड्स खरीदने के बाद उसने थोड़ा सा चेंज किया हो, माइनर प्रोसेसिंग कर सकता है। माइनर प्रोसेसिंग तो करना ही पड़ेगा ना, उसको धुला धोल उल के साफ सुथरा करके रखेगा, रोड पे रखेगा और सेल लिखा हुआ, और वो वर्किंग कंडीशन थोड़ा ठीक हो जाए, चलने में स्मूथली चले। अगर उसने सेकेंड हैंड खरीदा है और वो ठीक से नहीं चल ही नहीं रही है स्कूटर, तो चलने की हालत में तो लाएगा ही ना। उसके बाद जो खरीदा था ओरिजिनल जिसने खरीदा था वह इनपुट नहीं लिया था जीएसटी का, तो उस सिचुएशन में सेल वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा सेल्स माइनस कॉस्ट, जितने में सेल किया और जितना उसका सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा उसकी वैल्यू, और साथ साथ में अगर कुछ कॉस्ट लगाया है तो वो भी, तो डिफरेंस जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इसमें कोई दिक्कत है क्या मैंने जो समझाया अभी? नो। तो एक सवाल है, ये नो बनाइए। सर। ये टैक्स पॉइंट दे करके एक सवाल दिया है, बनाइए। सवाल है, बनाइए जरा। नहीं, टैक्स पॉइंट सवाल नहीं है, सवाल इसके नीचे है। टैक्स पॉइंट में तो बताया है, सवाल नीचे। ये सवाल एग्जाम्पल जो है वो सवाल है, आप उसको बना करके मुझे बताइए कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा।
सर बोलिए। सर पहले पॉइंट का होगा 40,000 सबका बना लीजिए। और 40, जी। देख लीजिए। पहले पॉइंट का 40,000 सही है। दूसरे का 10,000। कैसे? सेल तो तो कम में कर 75 में रहे हैं, सेल तो नहीं, लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। लॉस, सर रिजर्व लॉस 10,000 हो गया उसे। तो लॉस 10,000, लॉस पे टैक्स लगेगा क्या? नो सर, नेगेटिव है, वो नहीं तो होगा। जीरो हो जाएगा ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो होगा। जी। वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो, ठीक है। ये थर्ड वाला भी 0 हो जाएगा। हाँ, थर्ड वाला भी जीरो होगा। एंड फोर्थ वाला 30,000 हो जाएगा। कितना? हाँ, तीस ठीक। हजार ठीक है, तो इस पे ये वैल्यू ऑफ सप्लाई सही है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, ये सवाल है, ठीक ना? ये सवाल बनाए। सर इसका आंसर तो नील होना चाहिए ना। हाँ, मैं अभी नहीं ला रहा है। नील आया है। हाँ। मुझे समझ नहीं आया क्यों आया, बस मैंने ऐसे बोल दिया। जब 2,50,000 के लिए आ रहा है तो नेगेटिव मार्जिन आ रहा है, और जब 2,70,000 के लिए आ रहा है तो नो प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा। के बाद क्वेश्चन कह रहा है अगर डिफर हो जाए 2,70,000 से तो अभी तो नील ही रहेगा। हाँ, तब भी नील ही रहेगा। ठीक है सर। हाँ, बोलिए बोलिए। बोथ का आंसर नील आ रहा है। अच्छा, बोथ का नील आएगा तो ये 2,70,000 में बेचेगा तब? तब भी तो नील ही है। अरे 2070 में बेचा, तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? देखो, सुनो अच्छा है, पहले इससे रिलेटेड रूल देख लें। हाँ, अच्छा, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रहा, रूल ऊपर में बता रखा है इससे। हाँ, ये देखो टैक्स पॉइंट, द परचेज वैल्यू ऑफ गुड वी purchased from a defaulting borrower who is not registered for the purpose of recovery of law or debt shall be deemed to be the purchase price of such goods by the defaulting borrower, reduced by 5% for every quarter
or part thereof between the date of purchase and sale and the date of disposal by person making such transaction। मतलब ये हुआ कि कोई बंदा लोन लेकर के यदि कार खरीदता है ना, या वैल्यू गुड्स खरीदता है और वो डिफॉल्ट हो जाता है और बैंक वाले उसके कार को या गुड्स को वापस ले जाते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है 5% घटेगी हर क्वार्टर में, और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो उसकी कॉस्ट मानी जाएगी, और जितने में बेचेगा उससे ज्यादा में बेचेगा तो वह प्रॉफिट होगी, कम में बेचेगा तो वैल्यू नहीं होगी सप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 1 सितंबर को कार खरीदा लोन लेकर के 3 लाख में कार, और डिफॉल्ट कर गया और कार को वापस ले लिया जिसने लोन दिया था 1 अप्रैल 2023 को। तो सितंबर जो है से लेकर के जनवरी जनवरी 23 तक तक 1 देखेंगे क्वार्टर। कितना कितना क्वार्टर होता है। तो सितंबर से लेकर के 22 सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना एक क्वार्टर है। दिसंबर जनवरी फरवरी दिसंबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर हो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी तक 2 क्वार्टर हो गए, और ये 22 का है। अच्छा, तो देखिए क्वार्टर क्या है ये निकालो जरा सबसे पहले। क्वार्टर निकलेगा तभी बात बनेगी, इसके रूल को दोबारा पढ़ी। क्वार्टर का मतलब कौन से क्वार्टर की बात है, ये देखिए एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ देयर ऑफ बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ सप्लाई। तो इसको कैसे बनाना चाहिए, इसने ये नहीं लिखा है एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर लिखा है, इसको ऐसे तो सितंबर से सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, सितंबर एक क्वार्टर हो गया जी, जुलाई से सितंबर एक क्वार्टर होता है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक 2 क्वार्टर होता है, और ये जनवरी जो है वह 3 क्वार्टर है। या उसको ऐसे कहले एक एक क्वार्टर करके लिखे ना हम, यहाँ पे 1 क्वार्टर लिखा, और जनवरी से लेकर मार्च तक 1 क्वार्टर, तो टोटल 3 क्वार्टर। ये बात समझ में आया क्या? देखो सितंबर में लोन लिया है, सितंबर में खरीदा है, तो सितंबर 1 क्वार्टर हो गया ना, जुलाई से सितंबर तक, फिर अक्टूबर से दिसंबर 1 क्वार्टर, और जनवरी एक में वापस ही ले गए, तो जनवरी से मार्च 1 क्वार्टर हुआ, तो 3 क्वार्टर हुआ ना। पहले ये क्लियर है क्या आपके माइंड? यस सर, क्लियर है। ये क्लियर है? मीनाक्षी सुन पाई थी क्या तुम? हेलो? तो मीनाक्षी तो है ही नहीं कॉल पे। है, अभी तो ज्वाइन किया है। चलो आप समझ गए तो ठीक है, हम तो ज्वाइन तो करवाए, देखता हूँ। हाँ मीनाक्षी है ना भाई? यस सर। आप समझे ये क्वार्टर हमने कैसे निकाला? नो सर। नहीं सर, देखिए मैं दोबारा समझ। देखो सितंबर में गाड़ी खरीदा, तो जुलाई से सितंबर 1 क्वार्टर हुआ ना, फिर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक 1 क्वार्टर हुआ ना,
जनवरी में गाड़ी वापस लेगा 1 जनवरी को, तो जनवरी 1 आ गया ना, तो जनवरी से मार्च भी 1 क्वार्टर, 3 क्वार्टर यूज किया है गाड़ी का, यूज करने वालों ने एक्स में। ये समझ में आया क्या? अरे 3 क्वार्टर तक यस सर। समझ में, हर क्वार्टर के लिए 5% वैल्यू यस घट सर, आ जाएगी। गया। ये 5% यहाँ घटेगा, यानी टोटल 15% घटेगा वैल्यू। किसका? कार का दाम। तो हर क्वार्टर के लिए 5% वैल्यू घटेगी, 3 क्वार्टर यूज किया तो 3 लाख का 15%, क्योंकि हर क्वार्टर में 5% है, 3 क्वार्टर 15%, यानी 45,000 वैल्यू घट जाएगी। तो 3 लाख में 45,000 वैल्यू घट जाएगी तो 2,55,000 वैल्यू होगी। कार का कीमत जो है 255 हो गया, बेचा है 250, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 2 लाख 50,000। कॉस्ट हो गई, 2,50,000 में बेचा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 5,000। बेचा है ज्यादा कम में ना, खरीद कॉस्ट है 255, बेचा दो जी। पचास तो कितने का प्रॉफिट हुआ ये जी बताओ? प्रॉफिट कितने का हुआ? अरे 255 उसकी कॉस्ट हो सर, गई। 5,000 का। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर, लॉस हो रहा है। हाँ, तो सर, वैल्यू ऑफ लॉस हो सप्लाई, रहा हाँ है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? नील। नील होगा। टैक्स कितना लगेगा? सर, जीरो होगा। हाँ, ठीक। ठीक। जीरो। ठीक है, ठीक है, यही मैं समझा, यही बात। तो जब सेकेंड हैंड को डिफॉल्टर वाला होगा तो ऐसा होगा, अगर लोन का डिफॉल्ट करेगा तो 5% वैल्यू की कम होगी। देखो, सवाल मैंने सारे बता दिए हैं, ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपको जो है सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जो बाद में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जितना बताना था वो बता दिया है, तो ये चैप्टर खत्म होता है। ये एक सवाल बना लेते हैं, 1-2 सवाल बना। ये सवाल है, आप लोग भी सुनो। क्या नाम है? मीना, कशिश। कशिश, आपके पास वही बुक है क्या जो दिख रहा है यस मेरे सर। स्क्रीन पे? सेम बुक है? नहीं सर, नहीं नहीं। पुरानी बुक है? यस सर। तो भाई किताब खरीद लो, ऑनलाइन मिल रहा है। ये देखो, ऑनलाइन भी मिल रहा है और इंस्टीट्यूट से भी जाके खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आता है ना खरीदने के लिए? अरे नहीं आता है तो बोलो, यस बता। सर। आता है? ये देखो, हाँ स्कूल जी, में हाँ गए, जी। ऑनलाइन बुक परचेज किए, यहाँ पे गए, 600 रुपया प्लस 700 रुपया का आसपास लगेगा। ये देखो, ग्रुप फर्स्ट में, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, इसको क्लिक करो, है ना, क्लिक करो, पैसा दो, पेमेंट आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर में किताब। अदरवाइज ऑनलाइन प्रिंट लो भैया, पुराने खरीदने से तो काम नहीं चलेगा। चलिए ये सवाल बना, 89 बनाइए आप लोग जल्दी से, फिर बताएंगे आप। बनाइए इसको। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिया हुआ है। लिस्ट प्राइस क्या होता है पता है आप लोग को? लिस्ट प्राइस क्या होता है पता है आप लोग को? व्हाट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस? नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे क्या? अरे, सर लिस्ट प्राइस क्या होता है? अरे जो दाम लिखा है, जो दाम लिखा है सामान पर, उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। ओके सर। जो दाम लिखा है गुड्स पे, उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। पैकिंग, ऐसा कहता है इसको नीचे जो लिखा है उसको, वो नहीं है इसमें। तो लिस्ट प्राइस उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा, पैकिंग एक्सपेंसेस भी आएगा। और डिस्काउंट 1% और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स वाज प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ऑफ। 1% डिस्काउंट भी है। तो क्या 1% डिस्काउंट से वैल्यू ऑफ सप्लाई कम होगी या ज्यादा होगी, या कुछ नहीं होगा? कम होगी। कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इनवॉइस वैल्यू में, इनवॉइस में लिखा है। और इनवॉइस में लिखने का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, this provision has been made in the contract. Both parties are agreed at the time of delivering the goods to provide the discount. So, value of taxable supply will be reduced by this amount. But if the discount is not agreed at the time of making the contract and after selling the goods or after transferring the ownership of the goods, if a discount is given, it doesn't affect the GST amount. So for discount, if you want to reduce the supply, this provision should be made or agreed at the time of contract, not afterwards. तो इसलिए घटेगा। ये घट करके जो हो गया वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है। आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल लेके टूडे दिस चैप्टर फिनिश होता है। बाकी जो इलिस्ट्रेशन में सवाल दिया वो बन, यहाँ भी लिस्ट प्राइस दिया। सर हाँ हाँ बोलिए। सर हाँ सर बोलिए क्लास यहीं तक रखते हैं, हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन। अगर हमें हाँ नहीं इट इज समझ गुड, में इट आएगा इज तो हम गुड। आपसे नेक्स्ट हाँ हाँ क्लास हाँ में हाँ। डाउट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल सुबह है। मैं पूछ रहा हूँ सर क्लास है। कल सुबह 7:30 बजे है। ओके 1 घंटे की क्लास है। और कल हम शुरू करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बाद का चैप्टर है सबट्रैक्ट। ठीक इसके बाद का चैप्टर, हाँ इसके ठीक है बाद सर। का चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट इज सो इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नई बुक लें या प्रिंट लें या खरीदें, जैसा भी हो, है ना? तो ठीक है, आज की क्लास खत्म करो। ठीक है, ठीक बाय। है सर। कल सुबह ठीक साढ़े है सर। सात ठीक है, बाय सर। बाय।